ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिस इज दुर्गेश कुमार शर्मा, हिंदी एजुकेटर फ्रॉम स्टडी IQ, और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी सीरीज और चल रही है जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में हम आ पहुंचे हैं आपके मिडाइवल की तरफ। और इस मिडाइवल यानी कि मध्यकाल की अगर मैं आपसे बात करूं तो मध्यकाल में जो एक आखिरी वीडियो ये हमारा रह गया, ये अंतिम वीडियो है कि मुगल काल में जो बच गया था उसका पार्ट 2 में हम कवर करने वाले थे। यानी कि मुगल काल की वास्तुकला का जो पहला पार्ट था उसमें हमने बाबर, हमने हुमायूं के बाद आपका शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के बाद आपके अकबर के समय की जितनी भी वास्तुकलाएं थी, जो चीज स्टार्ट हुई थी, जिन चीजों को नया नया बनाया गया था, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, आगरा का किला हो, मोती मस्जिद हो, कोई भी हो, वो सारी की सारी चीजें हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डन की थी। अब आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। यानी कि शाहजहां के समय जो भी वास्तुकलाएं देखने को मिली, और आपके जहांगीर के समय जो भी वास्तुकलाएं देखने को मिली, औरंगजेब के समय जो भी वास्तुकलाएं देखने को मिली, और इसके अलावा मुगल काल के दौरान ही कुछ राजपूत शैली भी देखने को मिलेगा, सिख शैली भी देखने को मिलेगा, और अवध की वास्तुकला भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये अंतिम वीडियो यानी कि मध्यकाल की मिडाइवल टाइम की ये अंतिम वीडियो है, और पूरी तरह से फिर हमारा मध्यकाल की वास्तुकला कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप चीजों को बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूंगा कि जो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप सबसे पहले फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, अगर आपको इसको ऑन टाइम इसकी PDF चाहिए, तो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल हिंदी बाय दुर्गेश। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी बाय दुर्गेश के नाम से हैं। और साथ ही साथ स्टडी IQ का PSC वाला चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों जगह इसके लिंक और इसकी PDF दोनों ऑन टाइम यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है और अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं, और हम कहानी शुरू करते हैं अकबर के बाद की। तो अकबर के बाद की कहानी की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेंगे जहांगीर के समय पर। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो स्थापत्य कला थी, उस समय की जो वास्तुकला थी, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। जो स्थापत्य कला थी, जो वास्तुकला थी, बिल्कुल भी सही नहीं थी। यानी कि उस समय कुछ ऐसा नया इन्वेंशन देखने को नहीं मिला। किनके समय पर? आपके जहांगीर के समय, क्योंकि ये चित्रकला में बहुत प्रेमी थे, चित्रकारी करते थे, और ऐसा कह सकते हैं कि इनके शासनकाल में चित्रकला बहुत ज्यादा प्रचलित हुई और बहुत ज्यादा फेमस हुई। तो चित्रकला की हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो बस पहले हम ये देख लेते हैं कि इनके शासनकाल में जो स्थापत्य कला थी वो किस रूप में निकल कर आई और किस भाग को देखने को यहाँ पर मिलता है जहांगीर के समय पर। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपके स्क्रीन पर निकल कर आता है। लिखा हुआ है कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की अवनति हुई। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा कि अकबर तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन जहांगीर का जो शासनकाल था उस समय इतनी स्थापत्य कला देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये चित्र प्रेमी थे, ठीक है, आपके वास्तु प्रेमी नहीं थे। इसलिए क्योंकि उसने चित्रकला और कला के अन्य रूप पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने किस पर ध्यान दिया? चित्रकला और कला के अन्य रूप पर अधिक ध्यान दिया। हालांकि उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे सहित कुछ उल्लेखनीय स्मारकों के निर्माण का निरीक्षण किया, बनवाया नहीं, निरीक्षण किया। अपने शासनकाल के दौरान कश्मीर में शालीमार बाग जैसे अनेक उद्यानों का भी विकास करवाया। उसने लाहौर में मोती मस्जिद का भी क्या करवाया? निर्माण करवाया। एक मोती मस्जिद आपके फतेहपुर सीकरी के अंदर है, वो अलग चीज है, वो अकबर के शासनकाल में बनी थी। एक मोती मस्जिद जो लाहौर में बनवाई गई थी, अब तो आज पाकिस्तान में वो, तो वह जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाया था? आपके जहांगीर ने बनवाया था। अब थोड़ा सा इसका नमूना देखिए। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इस इमेज का नाम है शालीमार बाग या उद्यान। इसका नाम है शालीमार बाग या उद्यान, यहां पर निकलकर आ जाता है।
ठीक है, ये शालीमार बाग या उद्यान है जो कश्मीर में है। और मोती मस्जिद की बात करें तो ये जिस मोती मस्जिद को आप देख रहे हैं ये एक मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद है जो लाहौर में है और आगरा वाला अलग है। ये लाहौर में अवस्थित मोती मस्जिद है जिसे जहांगीर ने क्या करवाया था, अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। बाकी सबका निरीक्षण किया था, कुछ भी नया नहीं बनवाया। नया के नाम पे सिर्फ उसने क्या बनवाया, शालीमार जो कश्मीर में है उसका विकास करवाया और लाहौर में मोती मस्जिद का क्या करवाया था, इसने निर्माण करवाया था। क्लियर है। तो अब बात आ गई कि हमने कहा जहांगीर जिन्हें ज्यादा वास्तुकला पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ इन्होंने चित्रकला पे काफी बल दिया अपने शासनकाल के दौरान। कुछ चित्रकला मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाता हूँ इमेज पे। ये कुछ चित्रकला है, बहुत सुप्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन चित्रकलाओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तो स्वयं जहांगीर की ही चित्र है। इस चित्र को आप देखेंगे तो स्वयं जहांगीर का ही चित्र है ये। यहाँ पर देखेंगे उनके शासनकाल के दौरान कुछ चित्रकला पे बनवाई गई चित्र थी। यहाँ पे आप ये सभी देख सकते हैं। हिंदू पे भी बेस थी, कृष्ण को समर्पित चित्रकला थी, है ना। यहाँ पर उनके दरबार की कुछ चित्रकलाएं बनाई गई। ये सारी की सारी जो चित्रकलाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं, सारी की सारी जो चित्रकला है आपके जहांगीर के समय ज्यादा उभर कर आई, कह सकते हैं ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया चित्रकला को जहांगीर के समय। लेकिन हाँ जब आगे बढ़ते हैं और इनके बेटे की हम बात करते हैं, जहांगीर के बेटे जिनका नाम था शाहजहां, जहांगीर के बेटे जिनका नाम था शाहजहां, इन्होंने काफी ज्यादा स्थापत्य कला पे अपना पूरा जीवन यापन किया। और ऐसा कह सकते हैं कि एक हेल्दी टाइम इन्होंने दिया स्थापत्य कला में। तभी एक नायाब नमूना निकल के आता है ताजमहल। आपने देखा होगा आज भी उसका जो परचम है हमारे 7 वंडर्स में से एक माना जाता है। तो बहुत छोटी बात तो है नहीं, काफी अपने में बहुत बड़ी बात है और काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये चीज निकल कर आ जाती है। तो अगर इसको ध्यान से देखिए, अगर इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए तो शाहजहां के समय क्या क्या चीजें देखने को मिली, क्या क्या चीजें निकल कर आई, क्या क्या चीजें उभर कर आई, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से चीजों को चेक कर सकते हैं, जानकारी में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसके कुछ प्रमुख निर्माण कार्य नीचे वर्णित हैं। अब उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य कराया शाहजहां जी ने, थोड़ा सा उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दिया, बना दिया, ये इमेज दिखा दिया कि जो ताजमहल है ये तो एक नायाब नमूना ही है जिसका परचम आज भी लहराया जाता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो निकल के आता है ताजमहल निकल के आता है। अगर सबसे पहले हम नमूने की बात करें तो वो है आपका यहाँ पर प्यारे दोस्तों ताजमहल, जिसकी हम बात कहते हैं। अगर देखा जाए ताजमहल की बात की जाए, ताजमहल में क्या कहा कि ताजमहल मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। क्या है? मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है और यह जो है भव्यता और ऐश्वर्य की प्रचुरता का प्रदर्शन करता है। बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण उनकी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम या जिसे मुमताज महल के स्मृति में करवाया गया था। ठीक है, क्या नाम था उनका? अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की स्मृति में करवाया गया था। इसमें क्या किया गया? अलंकरण के लिए सुलेखन, पित्रादूरा शैली, मैंने आपको बताया था पित्रादूरा शैली क्या होता है। पित्रादूरा शैली आप मुगल आपका मध्यकाल का पहला वीडियो देखिएगा, मैंने पित्रादूरा शैली बताया है, मेहराबदार शैली बताया है ना, वहां पे लिंटल शैली भी बताया, सारी शैली पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो हमने कहा इसमें अलंकरण के लिए सुलेखन किया गया, पित्रादूरा के काम किए गए हैं। इसमें आपका फोरेस्ट्रोटिनिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। चार बाग शैली के उद्यान और परिसर में पानी के उपयोग सहित मुगल स्थापत्य कला की सभी विशेषताएं इसमें क्या है? विद्यमान मिलती है। इसके अतिरिक्त ताजमहल की कुछ अनूठी विशेषताएं भी इस प्रकार से हैं। ताजमहल की कुछ और भी विशेषताएं हैं जो हमको आपको देखने को मिलता है। अब वो अनूठी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आइए उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसके अनूठी विशेषताओं में और क्या क्या चीजें हमको आपको देखने को मिल सकता है।
मिल सकता है। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं ताजमहल की कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे ताजमहल के अतिरिक्त शाहजहां ने अनेक अन्य स्मारकों जैसे उद्यानों और भवनों का भी निर्माण कराया। जैसे इन्होंने किसका किसका निर्माण कराया? दिल्ली का लाल किला बनवाया, इन्होंने दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया, किन्होंने? शाहजहां ने। इन्होंने लाहौर का शालीमार बाग बनवाया, इन्होंने आपका शाहजहानाबाद नामक नगर भी बसाया था। शाहजहानाबाद नामक नगर भी बसाया था। इस प्रकार के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों के अतिरिक्त उनकी सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक मयूर सिंहासन का निर्माण था। मयूर सिंहासन इस अवधि के दौरान आपके धातु कर्म के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक देखने को मिलता। मतलब मयूर सिंहासन का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। मैं आपको इसमें इमेज दिखाऊंगा कि मयूर सिंहासन दिखता कैसा है। मयूर सिंहासन कैसा दिखता है उसका भी एक नमूना हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रस्तुत करने वाले। उसके बारे में भी एक छोटा सा नमूना हम यहाँ पर देखने वाले। जैसे आप ये देख सकते हैं द वन एंड ओनली दिल्ली का लाल किला आप देख सकते हैं, दिल्ली का जामा मस्जिद मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है इमेज में, ठीक है। शालीमार बाग ये है आपका, ये कौन सा है आपका? शाहजहानाबाद नगर है, ये शाहजहानाबाद नगर ये निकल कर आ जाता है। तो यहां पर हमने दिल्ली का लाल किला दिखाया आपको, दिल्ली का जामा मस्जिद आप देख चुके हैं। अच्छा एक इमेज में आपको दिखा देता हूँ, लाहौर का शालीमार बाग दिखा देता हूँ। आपका शाहजहानाबाद नामक नगर ये था जिसे आपके शाहजहां द्वारा बसाया गया था। एक आपको दिखा दूंगा मैं, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मयूर सिंहासन कैसे दिखता है। ये दोनों इमेज को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए एक कश्मीर का हमने यहाँ पर बात किया, कश्मीर जिसे जहांगीर ने बनवाया था ये था, ये कश्मीर का शालीमार बाग है, ठीक है। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं ये लाहौर का शालीमार बाग है, ये हम बात कर रहे हैं लाहौर का शालीमार बाग की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये लाहौर का शालीमार बाग आपको देखने को मिलता है। और ये है आपका वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट मयूर सिंहासन। क्या नाम है इसका? मयूर सिंहासन। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल से भी ज्यादा कॉस्ट पे बनवाया गया ये मयूर सिंहासन। ऐसा एक दंत कथाएं हैं, ऐसी एक किंवदंती है। अब कितना राइट और कितना रॉन्ग है, लगभग ऐसे कहा गया कि इसमें हजारों या 700-800 किलो सोने का इस्तेमाल, सोना गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका मयूर सिंहासन। और ये है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये है आपका लाहौर का शालीमार बाग। ये है लाहौर का शालीमार बाग और ये है मयूर सिंहासन। वेरी फेमस, कितनी लड़ाइयां हुई, अंत में दलपत शाह ने इसको हथियाया था, फिर अंग्रेजों के पास चला गया, इसमें लगा है कोहिनूर का हीरा। तो मतलब बहुत बड़ी इसकी कहानी, कभी इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मयूर सिंहासन पे, तो फिर उस पर अपन चर्चा करेंगे कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। तो शाहजहां के दौरान ये कहा गया कि शाहजहां के दौरान जो वास्तुकला थी फिर से किस में आ गई थी? चरमोत्कर्ष पे आ गई थी। मतलब सबसे ज्यादा अकबर के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा वास्तुकला पे, स्थापत्य कला पे अपना इंटरेस्ट दिखाया है ना, अपनी दिलचस्पी दिखाई, तो वो थे आपके शाहजहां थे। बीच में जहांगीर चित्रकला पे चले गए थे, चित्रकला चित्र प्रेमी थे, तो उन्होंने चित्रकला पे ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, और फिर वापस शाहजहां क्या करते हैं, इस चीज को वापस लेकर आ जाते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें फिर से काम होता है और इतनी सारी चीजें निकल कर आ जाती है। किनके समय पे? शाहजहां के समय पर निकल कर आती है, देखने को आपको हमको मिल जाती है। क्लियर था? अच्छा, शाहजहां के बाद उनके बेटे
आते हैं औरंगजेब, जो बड़े शासकों में से एक थे और ये मुगल काल के अंतिम शासक थे, अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस तरीके का कोई काम किया, कुछ नया चीज नहीं किया। मतलब इनके समय पे भी उतना ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिला। टू बी ऑनेस्ट, औरंगजेब ने भी ज्यादा स्थापत्य कला पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इनके समय पे भी जो वास्तुकला थी वह अवनति पे आ गई थी, जो इनकी स्थापत्य कला थी वो अवनति पे देखने को मिलता है। उन्होंने एक बहुत फेमस बीबी का मकबरा बनवाया था, जो ताजमहल का एक नकल की गई थी, फूहड़ नकल की गई थी, जो मजाक का पात्र रह गया, एक हास्यास्पद रह गया था। तो ये चीज भी यहाँ पर आपको हमको देखने को मिल जाता है। तो लिखा है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला की अवनति हुई। अगेन वही चीज आता है, क्या देखने को मिलता है, अवनति हुई। और यहाँ पे लिखा है आपकी कट्टरतावादी होने के नाते उसने कला और स्थापत्य के विकास में कोई सक्रिय रुचि नहीं ली। बहुत कट्टरवादी थे। कट्टरवादी का मतलब क्या होता है, आपके धर्म के प्रति इनका झुकाव ज्यादा था, धर्म के प्रति इनका अपना जो काम था, जो इनकी नीतियां थी वो ज्यादा स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, बहुत मजबूत कह सकते हैं कि वो किसी और के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते थे। ये वो चीज था यहाँ पर, ठीक है, कट्टरवादी थी। फिर यहाँ पे ये पॉइंट तो कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि हालांकि औरंगजेब ने अपनी बेगम रजिया उद दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनाने का काम शुरू किया था। यह औरंगाबाद में स्थित है और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल के रूप में भी वर्णित किया जाता है। फूहड़ नकल मतलब कोशिश तो बहुत अच्छी की गई थी नकल करने की, लेकिन अब ऐसा है, कह सकते हैं अलग अलग लोगों का अपना वो है बोलने का तरीका, कि हो सकता है कि उस समय जो बजट था वो कम रहा होगा या जो भी रहा होगा, जो भी कारण देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ताजमहल बनवाने की कोशिश की गई थी वो ताजमहल यहाँ पर निकल के नहीं आता है। इसी को क्या कहा गया कि यहाँ पर ये फूहड़ नकल निकल के आ जाती है। उनके हिसाब से तो ताजमहल बनवाया गया था, लेकिन वास्तविकता में वो ताजमहल नहीं था, बल्कि एक उसकी फूहड़ नकल निकल कर आ जाती है। तो इसे कहा गया बीबी का मकबरा कहा गया। क्या निकल के आता है, बीबी का मकबरा निकल कर आ जाता है। ये चीज यहां पर आपको देखने को आपको मिल जाती है। क्लियर है। अब आता है कि मुगल काल के दौरान ही औरंगजेब ने सिर्फ एक ही बनवाया, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, और कुछ भी नई चीजें देखने को नहीं मिली, उसने कुछ भी ऐसा नया चीज नहीं किया। हाँ, अब ये निकल के आता है कि मुगल काल के दौरान राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में वास्तुकला की दो शैलियां विकसित हुई। कितनी शैलियां, दो शैलियां विकसित हुई, एक राजपूत शैली और एक सिख शैली यहां पर देखने को हमको मिलता है। राजपूत शैली क्या होता है, सिख शैली क्या होता है, आइए हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राजपूत शैली की। राजपूत शैली किस प्रकार से यहां से निकल कर आती है और क्या इंपॉर्टेंट देखने को हमको मिलता है राजपूत शैली में। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो राजपूत शैली में देखने को मिला वो ये मिला कि इस अवधि के राजपूत निर्माण भी मुगल शैली से प्रभावित थे। मतलब वो भी मुगल शैली से बच नहीं पाए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक शैली को अपनाना पड़ा। अब अपनाना पड़ा, कोई इससे मजबूरी नहीं थी, कोई मार के नहीं बोला गया कि आप भी इसी तरीके की स्थापत्य कला को अपनाइए, नहीं। मैक्सिमम ऑफ जो वहां पर निर्माण हो रहे थे, स्मारक के, मकबरों के, मस्जिदों के, किसी का भी निर्माण हो रहा था, किले का, तो उसमें इंडो इस्लामिक अपनाई जा रही थी और मेहराबदार शैली अपनाई जा रही थी। तो राजपूतों ने भी देखा कि यार इस शैली से कितने अच्छी कलाकृति निकल के आ सकती, कितना सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। तो उन्होंने भी उसी शैली को क्या किया, अपनाने का प्रयास किया और अपनाना शुरू किया। तो वही कहा गया कि इस अवधि के राजपूत निर्माण भी मुगल शैली से क्या थे, प्रभावित थे, लेकिन निर्माण के अनेक आकार और क्षेत्र में अद्वितीय थे। लेकिन निर्माण के अपने आकार और क्षेत्र में क्या थे, अद्वितीय थे। राजपूतों ने सामान्यतः भव्य महलों और किलों का निर्माण करवाया और राजपूत स्थापत्य कला की कुछ अनूठी विशेषताएं निकलकर आ जाती। जो यहां पर एक अनूठी विशेषताएं हमने यहां पर जोड़ रखा है। क्या अनूठी विशेषताएं थी, जैसे आप इसको देखेंगे तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज है आपका हवा महल का। हवा महल जो जयपुर में है,
हवा महल जो जयपुर राजस्थान में स्थित है, ये इसकी बात हो रही है। इस चित्र में क्या विशेषताएं देखने को मिली, क्या नई चीजें हमको आपको देखने को मिला। जैसे यहां पर कहा गया कि इनकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता निकल के आती है कि राजपूतों ने लटकती हुई बालकनी झरोखा की अवधारणा प्रचलित की, इन्हें सभी आकृतियों और आकारों में बनाया गया था। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये बांग्ला की छत, आपको याद होगा तो मैंने आपको बांग्ला की छत भी पढ़ाई थी कि ये जो लटकने वाली जो गुंबद की शुरुआत की गई, गुंबद बनाने का जो नींव रखा गया, गुंबद जैसे छत जैसे जो थी वो बांग्ला से शुरू किया गया कि गुंबद में वो एक जैसे छाता होता, हम छाता देखते हैं एग्जैक्ट छाता संरचना, छाता को थोड़ा सा बंद कर दो, छाता अगर पूरी तरह से आधा बन जाए बड़े वाले छाते, तो ऐसे पूरी तरह जब बंद हो जाते हैं छाता तो उसमें लकीरें होती हैं, ऐसे छाते के बीच में देखिएगा गैप मिलता है आपको, तो ये वो चीज यहां पर निकल के आई। तो ये जो थी लटकती हुई बालकनी, ये बांग्ला से इन्होंने लिया था कि इन्होंने राजपूतों ने, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी है, राजपूतों ने इससे वहां से क्या कहते कॉपी किया था, और लेकिन ये उनकी अपनी खुद की मुगल के कंपैरेटिवली जो इन्होंने छत का निर्माण किया, जो शिखर का निर्माण किया, जिस गुंबद को बनाया वो लटकती हुई बालकनी बनाया। ऐसा कहीं पर भी मुगल की स्थापत्य कला, मुगल की वास्तुकला में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला पूरे मुगल काल में, इवन पूरे दिल्ली सल्तनत में भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज इनकी एक यूनिकनेस थी इनकी राजपूतों की। अच्छा, दूसरा ये था कि कॉर्निस को मेहराबदार के आकार में इस प्रकार बनाया गया था कि छाया धनुष का आकार ग्रहण कर लेती थी। कॉर्निश का मतलब होता है ये जो छत थी ना इनकी कॉर्निश ऐसा था, ऐसा एक्सक्यूज मी, ऐसे बनाए जाते थे, ऐसे फिर ऐसे, ये ऐसा कह लो, ये छत थी इनकी ऐसे छत हो गई। ये जो कॉर्निश थी ये जो लटकती हुई बनाई जा रही थी बालकनी, जो लटकती हुई बालकनी बन रही थी ऐसे, इसको कहा गया कि कॉर्निश को मेहराब के आकार में, मेहराब मतलब जो मेहराब धर्म शैली पढ़े पुरानी, मेहराब के आकार में, मेहराब मतलब होता है जो मेहराब, देखो एक होता है लिंटल शैली जो हमारे घर बनते हैं जिसमें छत होती है, हमारी छत होती है ऊपर छत, और इसी को अगर मैं ऐसे घुमा दूं, जैसे आप मस्जिदों में जाओगे आज भी तो ऐसे बनता है, ऐसे घूमा हुआ मिलता है छत उनका, हमारा उनका छत का जो दरवाजे का नमूना था वैसे घूमा हुआ मिलता है, हमारा स्ट्रेट मिलता है दरवाजा। तो यही है मेहराबदार शैली, इसी को मेहराबदार शैली कहा गया। तो वही कहा गया कि कॉर्निश को मेहराब के आकार में इस प्रकार बनाया गया कि छाया जो है धनुष का आकार ग्रहण कर लेती थी, जो छाया थी वह किसका, धनुष का आकार ग्रहण कर लेती थी। देखो यहां पर देखो, धनुष का आकार ग्रहण कर लेती थी, ये ऐसे, ये समझ में आ रहा है। ये चीज आपको थोड़ा सा राजपूतों में नई देखने को मिली, उन्होंने कुछ नया निकाल के लाए थे। तो ये कहलाता है आपकी राजपूत शैली में विशेषताएं थी। ये कुछ आप देखेंगे राजपूतों में ये कुछ नई शैलियां विकसित हुई थी, कुछ बढ़िया मजेदार शैली देखने को आपको हमको मिला। अच्छा, राजपूत शैली के बाद जो अगली शैली मिलती है ये हमें मिलती सिख शैली। क्या मिलती है हमें, सिख शैली मिलती है। सिखों ने क्या क्या नया किया, तो सिखों की बात करते थे, सिखों ने भी कहीं ना कहीं अपनी एक खुद की पहचान बनाई, खुद का एक नींव डाला, खुद का एक नया चीज निकाल के लाया। जैसे आप देखेंगे ये स्वर्ण मंदिर आप देख रहे होंगे, ये जो इमेज में आप देख रहे होंगे ये है आपका स्वर्ण मंदिर, ये है स्वर्ण मंदिर है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। अगर यहां पर देखिए तो एक पॉइंट निकल के आता है कि वास्तुकला की सिख शैली का विकास आधुनिक पंजाब क्षेत्र में हुआ। कहां हुआ, आधुनिक पंजाब क्षेत्र में हुआ। और यह वास्तुकला की मुगल शैली तथा राजपूत शैली से काफी प्रभावित थी। ये भी उनकी शैली से रुक नहीं पाएगी। ऊपर गुंबद बनाने का तरीका, फिर छत ढालने का तरीका, राजपूतों जैसा जो लिंटल शैली थी एकदम छत को बड़ी बड़ी बनाना, ये दोनों से प्रभावित थे। तो मतलब इनके शैली में, मतलब आपके स्वर्ण मंदिर में इंडो इस्लामिक शैली देखने को मिला, राजपूत शैली देखने को मिला, और मुगल शैली यानी कि फारसी शैली भी आपको इसमें देखने को मिलता है। किसमें, स्वर्ण मंदिर में। ठीक है, फिर लिखा सिख शैली की कुछ विशेषताएं भी, मतलब इस मंदिर को जब बनवाया गया तो क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती स्वर्ण मंदिर में। सबसे पहला देखने को मिलता है कि निर्माण के शीर्ष पर विभिन्न छतरियों का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर देखिए निर्माण के शीर्ष पर ये छतरी बनाई गई, ये देखो ये छतरी बन के निकल आती है, तो इनके शीर्ष पर क्या की गई, छतरी का उपयोग किया गया। ये आप देख सकते हैं ये छतरी बनाई गई है, ये शीर्ष पर, सभी के शीर्ष पर छतरी बनी। देखो आप यहाँ छोटे मंदिर में भी देख लो, ये है, ये आप देखेंगे ये सभी जगह शीर्ष पर आपको क्या मिलती है, छतरी देखने को मिलता
है। सबसे पहले तो ये कौन सा था आपका, ये कौन सी शैली निकल के आती है, मुगल शैली निकल के आती है जो शुरुआत की गई थी दिल्ली सल्तनत के आसपास। दूसरा क्या मिलता है यहाँ पर कि उथले कॉर्निश तथा प्याज के आकार के गुंबद का प्रयोग किया गया। प्याज के आकार का गुंबद का प्रयोग किया गया। ये प्याज के आकार के गुंबद मतलब प्लेन गुंबद नहीं, उसमें से प्याज में एक लाइनें होती है ना, उसके आकार के गुंबद का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है सभी को, यहां तक 2 पॉइंट क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, उथले कॉर्निश, उथले कॉर्निश मतलब ये देखिए, ये जो बाहर डिजाइन दिख रहा है आपको ना, ये जो बाहर डिजाइन दिख रहा है ये कॉर्निश होता है। ये जैसे आज आप घर पे देखेंगे तो घर पे हम अपने छत के कॉर्नर पे पुट्टी लगाते हैं ना, डिजाइनर पट्टी नुमा लगाते हैं, पट्टी नुमा कॉर्निश की बात करते हैं। लेट मी शो यू एग्जांपल। हाँ तो देखिए ये कॉर्निश है, देखिए ये जो घरों के कोनों पे बनाए जाते हैं ना, घरों की दीवारों पे, ये कोने पे डिजाइन के रूप में ये आप देख रहे हैं, ये डिजाइन के रूप में आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली कॉर्निश है, इसको कॉर्निश कहा जाता है। इस भाग को हम क्या कह देते हैं, कॉर्निश डिजाइन के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निश डिजाइन के नाम से जानते हैं। कॉर्निश डिजाइन के नाम से जानते हैं। ये जो आप छत पे देख रहे हैं ना, ये जितनी भी चीज आप देख रहे हैं, ये आप देख लीजिए, ये चीज आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, ये पूरी डिजाइन, ये पूरी, भाई साहब को छोड़ के, भाई साहब को हटाओ, ये जो आप देख रहे हैं, ये डिजाइन देख रहे हैं, ये पूरी डिजाइन को हम क्या कहते हैं, कॉर्निश डिजाइन कहते हैं। ये कॉर्निश डिजाइन कहते हैं। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी कॉर्निश डिजाइन है। ये पूरी डिजाइन क्या है, आपकी कॉर्निश डिजाइन में आ जाती है, इसी कॉर्निश डिजाइन कहा जाता है। तो यही कहा गया कि उथले कॉर्निश एंड प्याज के आकार के गुंबद का प्रयोग किया गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या मिलता है, नेक्स्ट पॉइंट मिलता है कि भवनों के गुंबद लंबे धारीदार थे। भवनों के जो गुंबद हैं लंबे लंबे धारीदार मिलते हैं, प्लेन नहीं मिलते हैं, लंबे धारीदार थे। गुंबदों पर अलंकरण और सहारे के लिए सामान्यतः पीतल और तांबे की परत चढ़ाई गई थी। सामान्यतः, अब तो गोल्ड कर दिया गया, तो स्वर्ण मंदिर का तो पहले पीतल और तांबे की परत चढ़ाई गई थी, किसके लिए, सहारे के लिए। फिर यहाँ पे क्या मिलता है आपको कि मेहराबों का अलंकरण अनेकानेक पत्रकों का उपयोग करके किया गया था। बहुत सारे पत्रों का मतलब बहुत सारे शीट का उपयोग करके यहाँ पर क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया था। उदाहरण के लिए जैसे हर मंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण कब किया गया, 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। किसका, स्वर्ण मंदिर का निर्माण होता है। तो ये मुगल काल के दौरान विकसित होने वाली 2 शैलियां थी। कितनी, 2 शैलियां यहां पर निकल के आ जाती। अच्छा, इनके अलावा एक नई चीज है जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपकी अवध वास्तुकला। एक अंतिम पॉइंट, अवध वास्तुकला क्या थी। थोड़ा सा अवध वास्तुकला के बारे में भी जानकारी रख लेते हैं और फिर हमारी आज की क्लास क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कंप्लीट, और फिर पूरा मध्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताएंगे आज की क्लास में कि आपको आधुनिक काल चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे हमने एंशिएंट कंप्लीट किया, फिर मध्यकाल कंप्लीट किया, इसके बाद आधुनिक आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मुझे बताइएगा क्लास भी कैसी लगी। चलिए आइए, अवध वास्तुकला क्या थी, तो यहां पर निकल के आता है सबसे पहला पॉइंट कि यह वास्तुकला जो है मुख्य रूप से कहां केंद्रित थी, लखनऊ केंद्रित है, और 18वीं और 19वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान अवध के नवाबों द्वारा बनवाए गए थे। स्वर्ण मंदिर के बाद, स्वर्ण मंदिर के 100 सालों के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में अवध वास्तुकला निकल के आ जाती है, और उस समय के नवाबों ने क्या किया था, लखनऊ में इसका निर्माण करवाया था। इसका लिखा है कि इस वास्तुकला ने विविध सामग्रियों और नवीन विचारों का प्रयोग करने के साथ साथ मुगल परंपराओं को संरक्षित करने का भी प्रयास किया। इन्होंने ऐसा सोचा कि औरंगजेब के बाद तो ऐसे कोई वास्तुकला देखने को मिली नहीं मुगलों की तरफ से, तो इन्होंने ऐसा विचार रखा नवाबों ने कि चलो भाई हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ये जो वास्तुकला है, मुगल की वास्तुकला जो है, फारसी वास्तुकला जो है, इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला है, ये जीवित रहे। उसको जीवित रखने के लिए इन्होंने कुछ नई चीजें करने का प्रयास किया। अच्छा, अब क्या निकल के आता है, जैसे इसमें कहा गया कि यहां पर धार्मिक और इस वास्तुकला में धर्मनिरपेक्ष संरचनाओं का निर्माण किया गया। इन संरचनाओं को मुख्य रूप से मोटर यानी गारे मतलब वो लाइम एंड सैंड से जो बनाए जाते थे, चूना पत्थर, और गारे संगमरमर और बलुआ पत्थर नहीं,
का उपयोग करके बनाया गया था। मतलब ना तो संगमरमर का उपयोग किया गया, ना बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया, सिर्फ किसका प्रयोग किया, गारे का उपयोग करके बनाया गया था। प्रयुक्त प्रयुक्त मोटर्स, मतलब जो प्रयुक्त गारे थे, गारे में ईंट की धूल थी, आपकी उड़द की दाल थी और चावल की भूसी थी और पेड़ की गोंद आदि का मिश्रण होता था। मतलब इसमें गारे में चीजें बदल दी गई। इन्होंने गारे के रूप में क्या प्रयोग कर दिया, गारे के रूप में इन्होंने क्या प्रयोग किया, ईंट की धूल प्रयोग की, है ना, आपकी उड़द की दाल प्रयोग की, चावल की भूसी प्रयोग की और पेड़ से जो नेचुरल गोंद निकलता था उसको मिश्रण करके इसका निर्माण कराया गया था। जरा आप इमेज में देख के बता सकते हैं कि ये क्या चीज है, ये कहाँ का इमेज है, जरा मैं देखूं आप बता पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, वेरी गुड। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये जो इमेज है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपका रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहां पर है, रूमी दरवाजा कहां पर अवस्थित है रूमी दरवाजा? अरे अभी अभी तो बात करें, इसका मुख्य केंद्र कहां पर था, लखनऊ में। तो ऑब्वियस सी बात है रूमी दरवाजा कहां होगा, लखनऊ में होगा। ये रूमी दरवाजा उसका एक सबसे नायाब उदाहरण निकलकर आ जाता है किसकी, अवध वास्तु कला की। अच्छा, अवध वास्तुकला जो थी तीन प्रकार से देखने को यहां पर मिलती है। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से यहां पर हमें चीजें देखने को मिलती है अवध वास्तुकला। जैसे यहां पर आता है कि अवध वास्तुकला की प्रमुख जो संरचनाएं थी शामिल थी, जिसमें से पहली संरचना है बड़ा इमाम बाड़ा, दूसरा है छोटा इमाम बाड़ा और तीसरा है रूमी दरवाजा। तो बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ में है, छोटा इमाम बाड़ा ये भी लखनऊ में है और रूमी दरवाजा ये भी लखनऊ में है। ठीक है। अच्छा, जो रूमी दरवाजा है इसको तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम तुर्की गेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तुर्की गेट भी कहते हैं। जिसमें से बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये 1784 में बनवाया गया था, छोटा इमाम बाड़ा 1838 में बनवाया गया था और 1784 में ही आपका रूमी दरवाजा भी बनवाया गया था। अब यहां पर देखते हैं कि जो बड़ा इमाम बाड़ा है ये किसके द्वारा निर्मित कराया गया था, तो इनका नाम था आपका आसफुद्दौला के द्वारा क्या करवाया था, निर्मित करवाया गया था। और इस परिसर में शामिल है आपका अस्फी मस्जिद, इस परिसर में शामिल है अस्फी मस्जिद, भूल भुलैया और सीढ़ियों वाला कुआं। ये जो आप देख रहे हैं ये है बड़ा इमाम बाड़ा, ये जो है ये है आपका बड़ा इमाम बाड़ा, ये बड़ा इमाम बाड़ा है। इसके अंदर क्या क्या आपका अस्फी मस्जिद है, भूल भुलैया है और सीढ़ियों वाला कुआं। यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि सीढ़ियों वाला कुआं कहां पर है। कई बार मूवीज में भी आपने देखा होगा, कई बार मूवी में भी आपको ये चीज मिल जाएगा, है ना। वो एक तो सुल्तान मूवी में भी है, कर दे चढ़ाई वो सीढ़ी चढ़ता लेके, है ना। पीके मूवी में भी है सीढ़ियों वाला कुआं। भूल भुलैया भी आप देख सकते हैं, भूल भुलैया भी आपको मिल जाएगा, मूवी नहीं, है ना। और ये आपका अस्फी मस्जिद भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अस्फी मस्जिद कैसे दिखता है वो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। छोटा इमाम बाड़ा की बात करें तो 1838 में निर्मित कराया था और यह नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी मां का मकबरा है। ये जो आप देख रहे हैं छोटा इमाम बाड़ा है, यहाँ पर किनका है, यह नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी मां का मकबरा यहाँ पर स्थित है। ये है छोटा इमाम बाड़ा। इसमें ऐसा अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा घटाया गया नहीं है। फिर आता है आपका रूमी दरवाजा, फिर यहां पर आता है रूमी दरवाजा, इसको तुर्की गेट कहते हैं। यह 1784 में निर्मित कराया गया था और यह बड़े और छोटे इमाम बाड़े के बीच स्थित है। मतलब बड़ा इमाम बाड़ा छोटे इमाम बाड़ा के बीच की स्थित का गेट है, स्थित है। और माना जाता है कि इसका नाम सूफी फकीर जलाल उद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर रखा गया था। किनके नाम पर, एक सूफी फकीर है जिनका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर रखा गया है। किनका, रूमी दरवाजा, ये जो आप देखते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ अवध की वास्तुकला भी निकल कर आ जाती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की और चीजें हमें पढ़नी चाहिए, इस प्रकार की और चीजें आपको जानकारी में चाहिए, तो स्टडी IQ आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑफर लेके आया है। कौन सा, बहुत बेस्ट ऑफर। एंड लेट मी टेल यू बेस्ट ऑफर क्या है। देखिए अभी क्या किया गया है, अभी स्टडी IQ PSC ने यहां पर एक नया फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है।
अगर उस नए फाउंडेशन बैच की तरफ चले तो आप यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे स्टडी IQ PSC, और यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पर वेबसाइट से जाकर हमारे कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पे कोर्स मिल जाएंगे आपको बहुत अच्छे ऑफर के साथ। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, हमारे कोर्स मिल जाएंगे स्टडी IQ के PSC वाले भाग में। कोई भी किसी भी कोर्स को आप परचेस क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, हमारे स्टडी IQ के बैच में जाकर उसको परचेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बैच को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए तो आप आज ही एक बैच लॉन्च किया गया है, निश्चय बैच लॉन्च है, निश्चय बैच शायद 10 लॉन्च किया गया है, और उसको आप अभी ऑफर के साथ क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से और इससे भी बहुत बेस्ट हम पेड क्लास में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। पेड क्लास में इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, पूरा मेडाइवल कैसा लगा, एंशिएंट कैसा लगा, और अगर आप इसी तरीके से मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं, आधुनिक आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, यस सर हमको जानकारी चाहिए। तो आपके कमेंट के बेसिस पे वो चीजें चालू की जाएंगी। और जाने से पहले सेशन को आप क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छी लगी है प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। किसी भी अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी बाय दुर्गेश, और आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी अपडेट्स मिल जाएंगे, नए बैच की जानकारी, कोई भी डाउट्स है वहां पर सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। इवन अगर आपको अभी कोई जानकारी चाहिए तो आप देखिए यहाँ पर नीचे एक इस कॉर्नर पे एक टिकर चल रहा होगा, उस टिकर पे एक नंबर लिखा है, उस नंबर पे भी आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड DK लाइव जो उधर टिकर के नीचे दिख रहा है, DK लाइव कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट के साथ वो मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी लगभग 2 साल के आसपास रहती है। मतलब बहुत बड़ा एक हेल्दी टाइम है, जिसमें प्री पढ़ाया जाएगा, आपको मेंस पढ़ाया जाएगा, इंटरव्यू की गाइडेंस भी दी जाएगी, जिसमें क्लास क्रैक्स नोट्स मिलेंगे बाइलिंगुअल, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलता है, और बहुत सारी चीजें मिलती है जो आप नहीं सोच सकते, उससे भी ज्यादा चीजें हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो फटाफट गो टू वेबसाइट एंड एप्लीकेशन एंड परचेज दैट कोर्स वट एवर यू वांट। एंड जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं सभी स्टेट के लिए ऑफर चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, आपका छत्तीसगढ़ हो, है ना, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, आपका हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, 8-9 स्टेट हैं, सभी स्टेट में ये ऑफर चल रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताइएगा कि मध्यकाल की क्लास आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।